शादी के बाद हो गया था। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि आई वॉन्ट टू डू सिविल सर्विसेज, आई वॉन्ट टू गो बैक टू द कंट्री। सो एट दैट टाइम वी हैड हैंडसम सैलरी, सब कुछ अच्छा था, हम लोग एक अच्छी यूनिवर्सिटी में थे, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था। आउट ऑफ नथिंग आई थॉट कि मुझे इंडिया जाना है एंड आई हैव टू डू यूपीएससी। सो इट वाज अ ह्यूज रिस्क। लेकिन मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव हैं। ही क्विट हिज जॉब, हमने अपने दोनों ने जॉब छोड़ी। वहाँ पे मुझे सैलरी हाइक का भी ऑफर मिला कि आई वॉज अ गुड प्रोफेसर, जैसा कहते हैं कि आई हैड 30 रिसर्च पब्लिकेशंस, काफ़ी अच्छा मेरा काम था। तो मुझे सैलरी हाइक भी ऑफर हुई, बट आई डिडंट टेक दैट। फिर हम वापस आ गए, मैंने पोस्ट डॉक ज्वाइन की। हस्बैंड को बहुत अच्छी जॉब नहीं मिली इंडिया में, एट दैट टाइम देयर वाज रिसेशन एट पीक 2016। सो लेकिन हार नहीं मानी, तैयारी की। पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ 2017 का, यूपीएससी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अफसोस भी हुआ इस चीज़ को कि हमने एक ऐसा रिस्क ले लिया कि जिसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। 2018 का एग्ज़ाम लिखा, हुआ सिलेक्शन, and I was pregnant with my second baby at that time, and I have qualified UPSC after having 2 kids. So बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, तब आप कुछ नहीं कर सकते। इंडिया में टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी को माना जाता है। वो मैंने 2 बच्चों के बाद 2 बार क्वालिफाई किया, और उसके साथ यूपीपीसीएस के भी और जो यूपी की रैंक 6 मुझे मिली, वो भी मैंने 2 बच्चों के बाद ही क्वालिफाई किया। देन उसके बाद सिर्फ इट वाज नॉट लाइक दैट कि सिर्फ बच्चे ही थे। मैं फुल टाइम जॉब में थी। अभी जो मैंने आईपीएस किया था तब मैं एसडीएम की जॉब में थी। आप बता सकते हैं रुपए वाले की, और यूपी में एसडीएम तो लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ ही देखता है। तो उस जॉब के साथ 6 मेजर सर्जरीज, 6 मेरे सर्जरी हो चुकी हैं मेजर, और बिना किसी कोचिंग के मैंने यूपीएससी क्वालिफाई किया। तो आप लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास कोई नहीं है। लेकिन मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस होता है कि यहाँ पे लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि जब इतने सीनियर लोग आपके सामने बैठे हुए हों तब भी वो जगह छोड़ के जा रहे हैं। दिस इज ह्यूज इनडिसिप्लिन। मतलब आई कांट थॉट इन माई लाइफ कि मतलब मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती जैसा आप लोग बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो डिसिप्लिन में ज़िंदगी को लाना ही पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं है तो आप 24 घंटे भी पढ़ लो तो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आप, जैसा बताया गया था, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, वो आपका असेसमेंट ऑफ नॉलेज नहीं होता है, वो आपका असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी होता है। GS4 में पेपर आएगा, GS4 में आपको केस स्टडीज दी जाएंगी, उसमें आपको सिचुएशन दी जाएगी, और आप कितना भी फेक कर लो अपनी पर्सनालिटी को, फेक नहीं कर सकते। बहुत सीनियर लोग बैठे होते हैं चेक करने के लिए। तो आप जब लिखोगे तो उससे आपकी पर्सनालिटी सामने आ ही जाएगी। आप फेक नहीं कर सकते किसी भी सिचुएशन में। अगर आपको लगता है कि आप फेक कर सकते हो, अपनी पर्सनालिटी को स्प्लिट कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। ये आप एक अलग दुनिया में जी रहे होते हो कि जब आपको लगता है कि आप किसी को बेवकूफ़ बना सकते हो। नहीं बना सकते, क्योंकि सामने वाले कोई बेवकूफ़ नहीं है। आपसे, आप जिस लेवल पे हो उससे बहुत आगे वो निकल के आ चुके हैं। तो अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो बिलीव ऑन मी, आप सब कुछ कर सकते हो। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। व्हाटएवर यू कैन थिंक यू कैन डू। लेकिन खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो एहसास जिसको अपनी हालत के बदलने का। तो ये हमारी कौम के साथ है, हमारे पास एहसास ही नहीं है, उसको ये लगता ही नहीं है। तभी जो रसवाई है, जो प्रॉब्लम्स हैं, हम सिर्फ फेसबुक पे बोल लेते हैं, उसके बाद परेशान रहते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन अपने अंदर सलाहियतें हम नहीं पैदा कर पाते। जिस कौम का स्टार्टिंग वही वर्ड इकरा बिस्मिल्लाह रब्बिकल्लज़ी खलक़, इकरा से हुआ कि पढ़ो ऐ नबी अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यहाँ हमने दीनवी और दुनियावी तालीम में तकसीम कर दिया। क्या होती है दीनवी और दुनियावी तालीम? तालीम तो तालीम है। तालीम क्या है कि मतलब ये चीज़, अगर कोई एक डॉक्टर है, वो MBBS करके किसी इंसान की जान बचा रहा है, तो आप उसको दीनवी तालीम कहेंगे या दुनियावी तालीम कहेंगे? वो तो सूरह माइदा आयत नंबर 5 कहती है कि आपने अगर एक इंसान को बचा लिया, मतलब आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया। और एक इंसान को मार दिया, एक बेगुनाह को मार दिया, तो आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया।
तो क्या हम ऐसी तालीम लेना चाहते हैं? हम क्या धोखा देना चाहते हैं? अगर हम धोखा देके कुछ कर रहे हैं तो माफ़ करिएगा, कोई पैसा, आपका एक पैसा जो आप कमाओगे वो हलाल नहीं होगा। आप ये सोचो कि 10 से 5 की जॉब है और मैं 10 से 3 करके 2 घंटे की करके चले आऊँगा, तो 10 से 5 का आपको पैसा मिल रहा है, मतलब आप 2 घंटे को हलाल नहीं कमा रहे हैं। बेशक अपनी कमाई को, अपनी पढ़ाई को हलाल करिए। पढ़ाई का ये मतलब नहीं है कि आपके माँ बाप ने आपसे कहा आप पढ़ रहे हो लेकिन नीचे से मोबाइल पे कुछ और कर रहे हो, तो आप किसको धोखा दे रहे हो? खुद को धोखा दे रहे हो। या मैं अगर ऐसा कर रही हूँ तो मैं किसको धोखा दे रही हूँ? किसी को नहीं। आप किसी से भी छुपा लोगे, अल्लाह से नहीं छुपा पाओगे। उसको जाहिर बातिन सब पता है, जो आपके मन में है वो भी पता है, जो बाहर है वो भी पता है। करना क्या है? करना ये है कि सच्चे दिल से, मन से पढ़ाई करनी है। आपको एक स्टेट ऐसा मिला हुआ है जिसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज फराहम है, जितनी आपको किसी और स्टेट में इंडिया में नहीं मिल रही हैं, लेकिन उसको यूज़ करना है, मिसयूज़ नहीं करना। मुझे बहुत अफसोस है यहाँ पे लोग मिसयूज़ करते हैं, बहुत मिसयूज़ करते हैं। इसको हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है। इसमें हमारी कोई वो हमारा सीना चौड़ा नहीं होना चाहिए कोई गलत काम करके। लोगों को देखा मैंने टोपी लगा के बिना हेलमेट पहन के जा रहे हैं, कोई बहुत अच्छाई का काम कर दिया हमने। हम रूल तोड़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमने रूल तो बनते ही तोड़ने के लिए। इट्स नॉट लाइक दैट, कम ऑन, ग्रो अप। इट्स नॉट लाइक दैट। रूल्स फॉलो करने के लिए बनते हैं, रूल्स और लॉ तब बनता है कि इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उससे बहुत पहले भी, मतलब लॉ क्या कहता है, लॉ वायलेट करने में आपको सजा मिलती है, मतलब आपको यहाँ तक तो नहीं जाना है, लेकिन उससे अंदर डिसिप्लिन में भी रहना है। डिसिप्लिन वाला तो हम भूल चुके हैं, लेकिन हम रूल वायलेट करने को बहुत पसंद करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है हर चीज़ का प्रोटेस्ट करना। ज़रूरत नहीं है, जिसकी प्रोटेस्ट करना है उसको करो, अच्छे से करो। कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट दिया है, लेकिन खुद में सलाहियत पैदा करो। पहले फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर, पहले उस लायक बनो, फिर उसके बाद। और मैं बहुत आजिज़ी के साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि फिलहाल 30 आपको बहुत अच्छा मौका दे रहा है। ये वक्त आप पछताएंगे, यहाँ पे इतना चाइल्ड मैरिज है। मैं देख देख के मुझे इतना अफसोस होता है कि इतनी चाइल्ड मैरिज। ठीक है, इस्लाम ने आपको इजाज़त दी है कि जल्दी शादी करो जिससे ज़िना आम ना हो, लेकिन उसके उलट लड़कियों में इतनी सारी बीमारियाँ, इतनी सारी दिक्कतें, इतनी अजीब अजीब तरह की सिचुएशंस हो रही है, जो हर हराम काम जो मना किया गया वो सब हो रहा है, बहुत खुलेआम हो रहा है। मुझे बहुत अफसोस होता है ये सब करते हुए, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं इस चार दीवारी के अंदर, वो इस पैगाम को आगे भी पहुँचाएंगे। बेशक बेशक। जिंदगी में कुछ अगर अच्छा कर लो, मैं भी करूँ, एक बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पर डे एक अच्छा काम कर लो और उसे लिख लिया करो, और जो बुरा काम करो उसे लिख लिया करो। अब देखोगे बुरा काम हम ज़्यादा करते हैं अच्छे काम के कंपेरिजन में। तो अगर जिस दिन हमारे अच्छे काम की लिस्ट बढ़ने लगी और बुरे काम कम होने लगे, उस दिन सही में इंसान बन जाते हैं। हमें इंसान बनना है पहले, IAS IPS सब बनते रहेंगे, लेकिन पहले इंसान बनना है। इंसान बनने के बाद सारी चीज़ें जो भी करोगे बहुत अच्छा होगा। अभी मैं कल ही एक वो सुन रही थी, तो एक मौलाना साहब से पूछा जाता है कि मौलाना साहब मुझे जन्नत में जाने का आसान रास्ता बता दो। तो उन्होंने कहा अगर तुम दोज़ख में जाने का पूछते तो मैं बता देता। जन्नत में जाने का कोई आसान रास्ता नहीं है, तो अच्छे इंसान बनने का कोई आसान रास्ता नहीं है। आपको मोबाइल सिर्फ यूज़ के लिए देखना है, इंटरनेट यूज़ के लिए देखना है, लेकिन क्या देख रहे हैं मिसयूज़। पता है पूरे 2-3 बजे तक बच्चे बैठे रहते हैं, यही देख रहे हैं, क्या आंखें खराब हो रही। इतनी अभी तो हमें इसके आफ्टर इफेक्ट नहीं पता, 20 साल बाद हम ही लोग जब बड़े होंगे ना, तो कितनी साइकोलॉजिकल कितनी तरह की बीमारियां हो चुकी होंगी हमें, क्योंकि ये तो नया इन्वेंशन है, कुछ हम जानते नहीं है। आंखें तो सब खराब हो ही चुकी हैं, वो अलग बात है। तो सब कुछ बढ़ रहा है, मतलब हर चीज़ अल्लाह ताला ने ही टेक्नोलॉजी बनाई है, अगर सारी चीज़ें अच्छाई के लिए बनाई गई हैं, लेकिन जब हम उसमें बुराई का यूज़ करने लगते हैं। क्राइम वाला क्रिमिनल भी क्या करता है, वो जाके चोरी नहीं करता, वो साइबर क्राइम में एक अच्छे ऐसी कमरे में बैठ के कर रहा है, ना पकड़े जाने का टेंशन, ना कभी वो नहीं पकड़ा जाता है, अच्छे से जल्दी से घर वर बना लेता है, लोग कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो हमारी जो सोसाइटी है, हदीस है, हदीस ये कहती है कि जब हलाल और हराम का फर्क खत्म हो जाएगा वो क़यामत की निशानी है। तो आज का टाइम ऐसा है कि हलाल और हराम का फर्क खत्म हो चुका है। अगर हमें कुछ करना है तो इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना है, हमें हलाल और हराम में डिफरेंस क्रिएट करना है।
हमें अच्छाई और बुराई में डिफरेंस क्रिएट करना है, और आखिर में सत्यमेव जयते ही है। आखिर में सच्चाई की ही जीत होती है। विजयदशमी हम इसीलिए मनाते हैं, असत्य पे सत्य की जय होती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, और ये हम क्या हर पीढ़ी ये करती है। शुरुआत में लगता है कि अरे सब माँ बाप हैं, सब बेवकूफ़ हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, हम सब कुछ होशियार लोग हैं, हमें पता है हम कितना आगे तक। बाद में जब धीरे धीरे होता है क्या कि हम लोग लेट सो के उठने लगते हैं, रात को लेट तक जागने लगते हैं, हमें लगता है ये हमारा अच्छा संस्कार है, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन जब बीमारियाँ आती हैं तो लगता है नहीं, वो पुराना वाला ठीक था, जब सब फजर के टाइम उठते थे। फजर के टाइम आजकल लोग ही नहीं उठ रहे हैं, सुबह सूर्योदय से पहले लोग उठ ही नहीं रहे हैं। क्या है, बीमारी हम खुद अपने आप क्रिएट कर रहे हैं ना। उसका रीजन क्या है, मोबाइल हम 3 बजे 4 बजे तक देख रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा उसमें, लेकिन देख रहे हैं। नींद मन भी कह रहा है कि सो जा सो जा सो जा, सुबह फजर में उठना है, नहीं, देख रहे हैं। क्यों? शैतान में इतना बहकाई है क्योंकि हम शैतान के गुलाम हो चुके हैं। हमें एक अच्छा इंसान बनना है। दूसरी बहुत सारी बातें बताई गई हैं, बहुत सारी बातें कि कैसे एग्जाम लिखना है, क्या करना है, क्या करना है। सबसे अच्छा है आपको लिखो, मेंस की सही तैयारी होती है, प्रीलिम्स तो हो ही जाता है या नहीं होता है। प्रीलिम्स इज वेरी ट्रिकी, कुछ भी हो सकता है, वो आपकी किस्मत है। तो मेंस की तैयारी करो, आंसर लिखो, चेक करवाओ। आई विल ऑल्सो बी देयर। जो भी मैंने फिराद 30 को बोला हुआ है कि मैं भी वहाँ पे रहूँगी, जब भी मुझे मेरी ज़रूरत होगी आप लोगों को, मैं रहूँगी वहाँ पे। तो एग्ज़ाम चेक करवाइए, आप अपनी पर्सनालिटी ग्रूम करिए, फेक मत करिए, अच्छे से जिए और दूसरों की मदद करने की कोशिश करिए। और तभी यूपीएससी में आइएगा जब आपके अंदर ये जज्बा हो कि हमें पावर प्रेस्टीज नहीं चाहिए, हमें सोशल वेलफेयर करना है। नहीं तो पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, हजारों तरीके हैं, आप किसी चलेगा बहुत ईजिली मिल जाते हैं। तो मैंने देखा यहाँ पे वो तरीके भी जो मुझे नहीं पता थे, तो इसलिए बहुत ईजी मनी तो बहुत है, लेकिन हमेशा जो लॉन्ग रास्ता होता है वो शॉर्टकट से अच्छा होता है। तो अगर लॉन्ग रास्ते पे चलोगे तो फतह कामिला होगी, नहीं तो ये छोटी मोटी फतह का कोई मतलब नहीं है, ये बाद में जाके फिर दोज़ख की भट्टी में जलेंगे सारे लोग। अब मेरा बहुत सारा ट्रांसमिशन हो गया, कम्युनिकेशन तो हुई नहीं, एक ही तरफ से बोल रही हूँ, आप लोगों को बस चेहरे से थोड़ा फीडबैक आ रहा है, क्योंकि ये कैरियर काउंसलिंग सेशन है। किसी को अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आई एम हियर, और मुझे अच्छा लगेगा कि आप क्वेश्चन पूछें, क्योंकि ये नहीं कि जब क्वेश्चन की बात होती है तो अरे मेरा पता नहीं कैसा क्वेश्चन होगा, कुछ लोग हंसेंगे तो नहीं, कोई क्वेश्चन बेकार नहीं होता, सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग प्लीज़ पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे 2 क्वेश्चन एटलीस्ट है। हाँ बताओ। खड़ा यूपीएससी 150 सेंटीमीटर, 150। मैम आप हमेशा मतलब आगे बढ़ने के लिए किस चीज़ को अपने मन में मोटिवेट करके रखती थी कि नहीं ये ठान के कैसे आगे बढ़ते? आप जिस भी रिलीजन को ताल्लुक रखते हो, आप उसके रिलीजियस बुक्स पढ़िए, आपको अपने आप मोटिवेशन मिलेगा, है ना। तो ये चाहे आप कुरान पढ़िए, चाहे गीता पढ़िए, आपको हमेशा मोटिवेशन उससे आएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि लोगों ने अपने रिलीजियस बुक्स पढ़ना बंद कर दिया है, पढ़ते हैं बिल्कुल फालतू की। जो एक्चुअली जो बुक्स होती हैं वो आपके रियल फ्रेंड्स होती हैं। अगर आपका लिटरेचर गंदा है तो आप गंदे इंसान बनोगे, आपका लिटरेचर अच्छा है तो आप अच्छे इंसान बनोगे। तो इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। मुझसे कहा गया था कि मैं पढ़ना बंद हो गया होगा, पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, रोज़ पढ़ती हूँ, और मैं एक बुक भी लिख रही हूँ, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को अवेलेबल रहेगी कुछ वक्त के बाद, सितंबर में आई थिंक पब्लिश होगी। और उसके अलावा भी मैं फेलोशिप काफ़ी सारी अभी लॉ इन्फोर्समेंट की फेलोशिप कर रही हूँ, BPRD कर रही हूँ, तो मुझे पढ़ने का शौक है, मैं पढ़ती हूँ। और कुछ और कोई जोर से फिलहाल 30 के पास वो सारे कोर्सेज कराएंगे, और आपको बस एक उम्मीद के साथ और एक डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ कि मुझे करना ही है। आप इस तरह से जाएंगे तो आप बाहर से एक अच्छा सा ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट, फाइनल आउटपुट बहुत अच्छा निकल के आएंगे इंशाल्लाह। आपका सिलेक्शन होगा। देखो बेटा, मैं आपको बताऊं, यूपीएससी की तैयारी में मैंने कोई कोचिंग नहीं दी, या बहुत सारे लोग हैं जो कोई कोचिंग नहीं देते, लेकिन मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा अवेलेबल फ्री है
क्या पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे और आप कहोगे कितना कभी रखा हुआ है। तो कोचिंग वाले ही आपको बताते हैं व्हाट नॉट टू स्टडी, जैसा बताया गया था कि आपको ये पढ़ना है, आप पूरा द हिंदू पढ़ लो उसका कोई मतलब नहीं है, आपको पूरा दिन चला जाएगा, आप पूरा पढ़ते रहोगे। आपको क्या पढ़ना है एज पर सिलेबस, किस चीज पे स्टिक रहना है, किसको बार बार रिवाइज करना है, ये बताती है। ठीक है, ऐसा कभी मत सोचो कि अगर किसी का रैंक 1 आ रहा है या कोई बहुत तो उसमें बहुत कुछ अलग पड़ा होगा। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है, उम्मीद रखना है और रास्ता चुनना है, उसके बाद किस्मत होगी तो आपको हो जाएगा सिलेक्शन। मेरा पास भी साफ बताइए। और कोई गवर्नमेंट से मैच करके कैसे हम अपने लाइफ को आगे करते हैं, तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। एमपीज एमएलए आपको फोकस करते हैं कि आप जो करना चाहते हैं आपकी इच्छा के अनुसार वो नहीं करने देते। बेटा बहुत जो फिल्में मत देखा करो, कम देखा करो। देखिए आप ऐसा कहा जाता है कि सारे काम में पॉलिटिकल प्रेशर होता है, कहा जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट है उसमें जो आपका एग्जीक्यूटिव है वो ऊपर है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऊपर है, उनका ऑर्डर आपको मानना ही होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, ये ऐसा नहीं है कि हम मेरी मर्जी है मैं नहीं मानूंगी, उनकी मर्जी है नहीं मानूंगी। जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलना है ना, देश संविधान के हिसाब से चलता है ना कि अपनी मर्जी से चलता है कि नहीं मैं नहीं मानूंगी, मेरे लिए कोई वो नहीं है। जो मानने लायक है वो मानना है, जो नहीं है वो आप रूल दिखा दो। अगर रूल के हिसाब से उनकी बात माननी है तो आपको माननी पड़ेगी ही, उसमें कोई दो ऑप्शन नहीं है। और रूल के हिसाब से नहीं, आप रूल दिखा दीजिए, ठीक है हम साइड लाइन में मुझे नहीं करना। बट जो एमपी सेमिनार पॉलिटिशियन को फोकस करते हैं वो जो पढ़े लिखे नहीं रहते, ज़्यादा काबिलियत नहीं उनमें, बट वो डिसीजन मेकिंग में हाई रहते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ही मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशन में एमपी एमएलए बनने के लिए पढ़ाई कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है। तो आपको जो रूल है, लॉ ऑफ लैंड है, उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवा दीजिए और कहिए कि जो सिर्फ पीएचडी होगा वही बनेगा, तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, ये मन में मत सोचो, फिल्में देखना बंद करो। और आप उसके साथ भी इतनी मदद कर सकते हो जितना आप सोच नहीं सकते। अभी जितना सोच नहीं सकते ना, उससे ज्यादा मदद आप कर सकते हो अगर आप किसी पोजीशन पे हो, है ना। तो जो रूल है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे पीएम या सीएम आवास योजना है, उन्होंने कह दिया कि 1000 लोगों को घर देना है, किसको देना है पॉलिसी आप बनाओ, वहाँ पे फेयरनेस आती है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो ऑर्डर आ गया उसका कंप्लायंस आपको करना है, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। एक रूल जो बन गया उसको